बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज है आपका लेक्चर नंबर 11 जोग्राफिया का, जमात हश्तम। बाब नंबर है 2, ज़मीनी खदो खाल में तब्दीली लाने वाले कारकुन। सफ़ा नंबर है आज हमारा 15, जिस पे हमारा आज का टॉपिक होगा बरे आज़मी ग्लेशियर। Dear students, in our last lectures, we learned about the glacier. We learned about two types of glaciers, यानी लैंड फॉर्म्स मेड बाय ग्लेशियर्स, यानी ग्लेशियर के बनाए हुए ज़मीनी खदो खाल के बारे में हमने पढ़ा। उसमें हमने दो ग्लेशियर की अक़साम जानी, एक थी वादी ग्लेशियर और दूसरा था बरे आज़मी ग्लेशियर। वादी ग्लेशियर हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने वादी ग्लेशियर के अम्ले कटाव से बनने वाले ज़मीनी खदो खाल पढ़े, जो कि क्या थे सिर्क, टॉन, यूनुमा वादी, मुअल्लक वादी, गरकाब वादी। और फिर हमने जो लास्ट हमारा टॉपिक था उसमें हमने अम्ले ग्लेशियर के अम्ले तय नशीनी से बनने वाले खदो खाल पढ़े, वादी ग्लेशियर के, जो कि थे अतराफ़ी बार लेटरल मोरेन, वस्ती बार मीडियल मोरेन, इख्तितामी बार एंड मोरेन। अतराफ़ी बार में हमने पढ़ा था कि ग्लेशियर अपनी वादी को कुशादा करने के लिए अतराफ़ से काटता रहता है, और ये टूटा हुआ चट्टानी मवाद या जो इरोडेड मटेरियल होता है वो ग्लेशियर के दोनों किनारों पर एक मुसलसल ढेरी की शक्ल में तय नशीन होता रहता है, उसे अतराफ़ी बार कहते हैं। फिर हमने नंबर 2 पे वस्ती बार पढ़ा था, यानी मीडियल मोरेन, वो जहाँ दो ग्लेशियर आपस में मिलते हैं वहाँ अतराफ़ी बार के आपस में मिलने से वस्ती बार मार्ज़े वजूद में आता है। नंबर 3 पे हमने इख्तितामी बार यानी कि एंड मोरेन पढ़ा था कि ग्लेशियर के आखिरी सिरे पर जमा होने वाला चट्टानी मवाद ग्लेशियर के पीछे हटने के बाद एक कोस नुमा ढेरी की शक्ल में तय नशीन हो जाता है। कोस नुमा यानी आर्क शेप्ड। तो इस और अतराफ़ी बार से जा मिलता है, इसे इख्तितामी बार या एंड मोरेन कहते हैं। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो है बरे आज़मी ग्लेशियर यानी कि कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर। ठीक है, अब हमने कॉन्टिनेंट्स बरे आज़म के ऊपर जो ग्लेशियर्स हैं उनको डिस्कस करना है। ठीक है, पहले हमने पढ़े थे वादी ग्लेशियर्स यानी वैली ग्लेशियर्स, ऐसे ग्लेशियर्स जो कि पहाड़ों के ग्लेशियर्स थे, पहाड़ों के ऊपर थे। अब हमने पढ़ने हैं कॉन्टिनेंट्स यानी बरे आज़म के ऊपर जो ग्लेशियर्स हैं उनको डिस्कस करना है। बरे आज़म, कॉन्टिनेंट्स, आपको पता है, पहले आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि ज़मीन का एक बहुत बड़ा इलाका जो आम ख्याल से समंदर में घिरा हुआ हो और बरे आज़म कहलाता है। ठीक है, और इसके मुताबिक 7 बरे आज़म हैं दुनिया में, जैसे कि उनके नाम इस तरह से हैं: एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, शुमाली अमेरिका और जनूबी अमेरिका। ठीक है, वो कहते हैं कि बरे आज़मी ग्लेशियर यानी कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर में कहते हैं कि ख़ते इस्तवा से दूर कुतबी इलाकों में ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका की सरजमीन को बर्फ़ की मोटी चादरों ने ढांप रखा है। ये बरे आज़मी ग्लेशियर हैं जिनकी मोटाई कई हज़ार फुट और रकबा लाखों मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। ठीक है, ख़त्ते इस्तवा से दूर। सबसे पहले हम बात करते हैं लाइन ऑफ इक्वेटर की, ख़त्ते इस्तवा की। ठीक है, इक्वेटर क्या है, ख़त्ते इस्तवा क्या है? एन इक्वेटर इज़ एन इमेजिनरी लाइन अराउंड द मिडल ऑफ अ planet, and equator divides the planet into a northern hemisphere and a southern hemisphere. लास्ट टॉपिक में मैंने आपको ये नॉर्थ पोल्स और साउथ पोल्स के बारे में बड़ा क्लियरली बताया था, और उसमें मैंने ये भी बताया था कि जो नॉर्थ पोल्स साउथ पोल्स आर द साउथ मोस्ट एंड नॉर्थ मोस्ट पॉइंट्स ऑफ द अर्थ ऑन द अर्थ, एंड इक्वेटर लाइन ऑफ इक्वेटर ख़त्ते इस्तवा जो है वो क्या है? ख़त्ते इस्तवा ज़मीन के बिल्कुल दरमियान में खींची गई एक तस्वुराती इमेजिनरी लाइन है, जो कि ज़मीन का जो स्फीयर है
जो बॉल है उसको 2 हिस्सों में बराबर तकसीम कर देता है। और इसमें यह भी है कि जो कुतबी इलाके हैं, पोलर रीजन्स हैं, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, वहाँ पे शदीद सर्दी होती है, और जो ख़त्े इस्तवा के करीब जो इलाके होते हैं वहाँ पे निस्बतन कम सर्द होते हैं वो। अच्छा, तो जैसे कि एंटार्क्टिका और ग्रीनलैंड के ऊपर बहुत ज़्यादा आइस है, क्योंकि वो अवे फ्रॉम इक्वेटर हैं सर्दी की वजह से। ठीक है, जो एरियाज़, जो इलाके इक्वेटर से दूर होते हैं, ख़त्े इस्तवा से दूर होते हैं, वो बहुत ज़्यादा सर्द होते हैं। ठीक है, आगे वो कहते हैं कि लाखों मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर फैले हुए, यानी मिलियंस ऑफ स्क्वायर किलोमीटर पर फैले हुए बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, और वो डीप भी हैं, क्योंकि वो पहाड़ों के ऊपर नहीं, ज़मीन यानी बर आज़म के ऊपर हैं, इसलिए इसको उनको कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स या बर आज़मी ग्लेशियर्स भी कहते हैं। ज़्यादा रकबा और कम ढलान होने की वजह से उनके सिरकने की रफ्तार इंतहाई सुस्त है। अब जैसे हमने आपको बताया, बहुत लार्ज एरियाज़ हैं और साथ स्लोप भी नहीं है। ठीक है, और क्योंकि पहाड़ नहीं हैं, यहाँ पर ज़मीन के ऊपर है, तो इनकी जो फ़्लो की स्पीड है वो भी स्लो होती है। मोस्टली ये डिपॉज़िट कर रहे होते हैं, जो इरोडेड मटेरियल है उसको क्या कर रहे होते हैं, डिपॉज़िट कर रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा इरोजन, तोड़ फोड़ तो नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो स्लोप नहीं मिल रही उनको, बिल्कुल सीधे प्लेन एरियाज़ हैं, कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स के रास्ते में जो आते हैं, पहाड़ नहीं है, स्लोप्स नहीं मिलती, स्पीड नहीं मिल रही, और ऊपर से बह नहीं सकते ज़्यादा तेज़ी से किसी तरह से, और क्योंकि ज़मीन इसकी मोस्टली क्या होती है, बर आज़मी ग्लेशियर्स की के रास्ते में जो ज़मीन आती है वो क्या होती है, फ्लैट होती है। उसके बाद वो कहते हैं कि यही वजह है कि बर आज़मी ग्लेशियर तोड़ फोड़ के मुकाबले में तहनशीनी के अमल में मसरूफ़ रहते हैं। बर आज़मी ग्लेशियर की तहनशीनी से दर झैल ज़मीनी खदोखाल बनते हैं। कहते हैं कि जो डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स हैं उनको डिस्कस हम अब करते हैं आगे, और वो कहते हैं कि ये ज़्यादा तोड़ फोड़ नहीं कर सकते, ये ज़्यादा इरोजन नहीं होती, क्योंकि ये ज़्यादा तेज़ी से फ़्लो नहीं कर रहे होते, और इनके रास्ते में ज़्यादा स्लोप्स या ढलानें नहीं आती। तो अब हम जो है वो बर आज़मी ग्लेशियर्स की तय नशीनी से या डिपोजिशन से जो खदोखाल बनते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इसमें पहला जो है वो है कुदरती झीलें और डेल्टा केम्स, यानी मार्जिनल लेक्स एंड डेल्टा केम्स। अगर आप यहाँ देखें डायग्राम में, तो आपको इसमें डेल्टा केम्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, बड़े गौर से देखिए, ये डेल्टा केम्स जहाँ पे लिखा हुआ है, एक ब्राउन से कलर की एक छोटी सी ढेरी सी बनी हुई है, बिल्कुल ग्लेशियर के साथ, नज़र आ रहा है आपको। अब वो इसको पढ़ लेते हैं। कहते हैं कि बाज़ औक़ात ग्लेशियर के आखिरी सिरे और आगे की तरफ बुलंद होती हुई सतह के दरमियान कुदरती झीलें बन जाती हैं, जिनमें ग्लेशियर से निकलने वाली नदियों का पानी जमा हो जाता है, और कभी इन झीलों में नदियों के साथ आए हुए बारीक चट्टानी मवाद से खुश्की के कते वजूद में आते हैं, जिन्हें डेल्टा केम्स कहते हैं। ये आपकी किताब के सफ़ा नंबर 15 से हम रीडिंग कर रहे हैं। तो बराए मेहरबानी बच्चों, आप अपनी किताब को खोल के अपने सामने रखिए, ताकि आप उसके ऊपर भी साथ साथ देखें और आपको मज़ीद अच्छे से डिटेल में समझ आ जाए। ठीक हो गया। यहाँ पे वो बता रहा है कि कभी कभी ग्लेशियर के बिल्कुल साथ ऐसी जगह होती है कि जहाँ पे ग्लेशियर मेल्ट होता है तो आगे एक लेक की फॉर्म ले लेता है, या एक नेचुरल लेक की फॉर्म ले लेता है, क्योंकि आगे उसमें उसकी ज़मीन थोड़ी, ये देखिए यहाँ पे देखिए, इस पॉइंट पे बिल्कुल राइट कॉर्नर में देखिए कि आगे से उसकी ज़मीन थोड़ी ऊंची होती है। जब यहाँ से ज़मीन ऊंची होगी,
यहाँ से देखिए राइट कॉर्नर में बिल्कुल, यहाँ से ज़मीन जब ऊंची होगी और यहाँ ये ग्लेशियर है तो सेंटर में एक कहते एक साइड पे ज़मीन ऊंची है, एक साइड पे ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है पानी की शक्ल में, तो क्या होगा, तो सेंटर में एक लेक की फॉर्म होगी, जैसा कि आप देख सकते हैं कुदरती झील जहाँ पे लिखा हुआ है, जो एक नेचुरल लेक बन जाती है जब ग्लेशियर मेल्ट हो जाता है और पानी बन जाता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे एक नेचुरल लेक वजूद में आती है। जब ग्लेशियर नीचे आ रहा होता है तो वो इस तरह से डेल्टा की फॉर्म ले लेता है, क्योंकि ग्लेशियर के पानी के साथ जो इरोडेड मटेरियल या जो टूटा फूटा चट्टानी मवाद, मट्टी वगैरह आ रही होती है, रेत आ रही होती है, वो यहाँ पे गिरना शुरू हो जाती है। जैसे एक डेल्टा हमने पढ़ा था, आपको याद होगा रिवर की फॉर्म में, कि जब रिवर का पानी स्लो होता था तो वो एंड पे यानी बिल्कुल समंदर के पास जाकर जब समंदर में गिरने वाला होता था तो अपना इरोडेड मटेरियल डिपॉजिट करता था, तो डेल्टा की फॉर्म में, बिकॉज वहाँ पे स्पीड बिल्कुल स्लो हो जाती थी, तो वो अपना जो मटेरियल, जो मट्टी, जो रेत, जो चट्टानी मवाद अपने साथ इकट्ठा करके लाता था, वो वहाँ पे डिपॉजिट कर देता था, तय नशीन कर देता था। सिमिलरली ग्लेशियर की एग्जांपल में भी यहाँ ये डेल्टा खेम्स फॉर्म कर रहा है बिल्कुल नेचुरल लेक के साथ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपकी किताब पे भी ये तस्वीर है सफ़ा नंबर 15 से, आप इसको वहाँ से भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास एस्कर्स। बड़े आज़मी ग्लेशियर के पिघलने से बनने वाली नदियाँ अमूमन ग्लेशियर में सुरंगें यानी टनल्स बना लेती हैं। ये नदियाँ इन सुरंगों में रेत, मट्टी और छोटे छोटे कंकरों को लंबी और बल खाती हुई एक मुस्तकिल ढेरी की सूरत में जमा कर देती हैं, जो ग्लेशियर के पिघलने के बाद मंजरे आम पर आती है। उन्हें एस्कर्स कहते हैं। जी, अगर आप यहाँ पे देखें डायग्राम में, जहाँ पे एस्कर्स लिखा हुआ है, पॉइंट आउट किया हुआ है, तो कहते हैं अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकें तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि एस्कर्स की फॉर्म है कि वो ग्लेशियर जब मेल्ट होता है, जाहिर सी बात है ग्लेशियर फ्लो भी कर रहा है, साथ में वो साथ में अपना जो इरोडेड मटेरियल, जो टूटा फूटा चट्टानी मवाद, पत्थर, रेत, मट्टी, कंकर वगैरह की शक्ल में ला रहा होता है, उनको भी वो एक टनल यानी सुरंग की फॉर्म में नीचे से निकाल कर डिपॉजिट यानी तय नशीन करता जाता है, तो उनको हम एस्कर्स कहते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें डायग्राम में, तो ग्लेशियर ने अपना एक टनल बनाया, यहाँ से डेफिनेटली वो पानी जाके निकला होगा, ये देखिए, और साथ में उसने अपना जो इरोडेड मटेरियल था, जो चट्टानी मवाद था, वो भी उसने निकाला, और जब इरोडेड मटेरियल चट्टानी मवाद निकाला तो यहाँ पे लाइन की फॉर्म में, एक लाइन की शक्ल में, यानी जिसको हम एस्कस कह रहे हैं, इसकी फॉर्म में उसने उसको डिपॉजिट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, नज़र आ रहा है आपको एस्कर्स? बिल्कुल, यानी कि उसने कहा कि जो नदियाँ हैं, जब ग्लेशियर्स जो हैं मेल्ट होते हैं तो उससे एक ग्लेशियर्स के अंदर छोटी छोटी नदियाँ अमूमन ग्लेशियर में सुरंगें बना लेती हैं। यानी ग्लेशियर जब पिघलना शुरू करता है तो उसके अंदर छोटी छोटी सुरंगों की शक्ल में, सुरंग टनल्स आपने देखी होंगी ना, अक्सर पहाड़ों में भी टनल्स होती हैं जहाँ से ट्रेन वगैरह भी अंदर से गुजर के जाती है, तो पहाड़ के अंदर एक लंबी सी सुरंग सी बनी होती है। तो ये भी वैसे ही है कि जब पिघलता है ग्लेशियर, मेल्ट होना शुरू होता है, तो उसके अंदर छोटी छोटी सुरंगें सी बन जाती हैं, नदियाँ। ठीक है, और ये नदियाँ फिर क्या करती हैं, इन सुरंगों में रेत, मट्टी और छोटे छोटे कंकरों को लंबी और बल खाती हुई एक मुस्तकिल ढेरी की सूरत में जमा कर देती हैं, जो कि आप यहाँ पे डायग्राम में वो ढेरी देख सकते हैं। उस ढेरी को एस्कर्स कहते हैं। और जब ये पूरा मेल्ट हो जाता है, ग्लेशियर बह जाता है, फ्लो कर देता है, तो आखिर में ये फिर जो ये मटेरियल
एस्कर्स की शक्ल में डिपॉजिट हुआ होता है, तो तब वो मंजर आम पे आती हैं। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट चलते हैं, हमने पढ़ा कुदरती झीलें और डेल्टा केम्स। देन हमने पढ़ा एस्कर्स। नंबर 3 पे अब आते हैं आबे शुस्ता मैदान यानी आउट वाश प्लेन। आउट वाश प्लेन, आबे शुस्ता मैदान। जी, अगर आप आबे शुस्ता मैदान देखें तो ये है आउट वाश प्लेन। यहाँ पे देखिए ज़रा, जहाँ पे जो येलो एरिया है वहाँ पे लिखा हुआ है आबे शुस्ता मैदान यानी आउट वाश प्लेन। ठीक है। ग्लेशियर से निकलने वाली नदियाँ जब बारीक चट्टानी मवाद मसलन मट्टी और इंतहाई बारीक रेत को इख्तितामी बार से आगे दूर तक एक हमवार मैदान की सूरत में फैला देती हैं तो उसे आबे शुस्ता मैदान कहते हैं। ठीक है। अगर आप देखें इस डायग्राम में जो सफ़ा नंबर 15 पे है, तो एक बहुत बड़ा एरिया, ठीक है, आपको यहाँ पे उन्होंने दिखाया है। तो कि उन्होंने कोशिश की है आपको एक बहुत बड़ा एरिया दिखाने की। येलो से कलर में आपको नज़र आएगा कि ये वो जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा दूर, जो ग्लेशियर से काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर जब वो ग्लेशियर फ़्लो करता है और मेल्ट हो जाता है तो वो वाटर स्ट्रीम जो बहुत दूर जाके डिपॉजिट यानी तय नशीन करता है अपने चट्टानी मवाद को, रेत को, मट्टी को, कंकरों को की शक्ल में, तो वो एक प्लेन मैदान की फॉर्म ले लेता है, एक बिल्कुल हमवार फ्लैट प्लेन की। तो उसको हम आउट वाश प्लेन या आबे शुस्ता मैदान कहते हैं, जो कि ग्लेशियर के इरोडेड मटेरियल चट्टानी मवाद के तय नशीन करने पे बनता है या डिपॉजिट करने पे बनता है इरोडेड मटेरियल को, जो कि और क्या कि जब ग्लेशियर फ्लो करता करता बहुत दूर चला जाता है और फिर वो मेल्ट हो जाता है, तो फिर वो वाटर स्ट्रीम जो होती है, जो पानी की वो नदियाँ होती हैं, बहुत दूर निकल जाती हैं। ये देखिए जहाँ पे लिखा हुआ इख्तितामी बार से भी आगे निकल जाती हैं, दूर दराज, और वहाँ पे चट्टानी मवाद को रेत मट्टी की शक्ल में वहाँ पे उसकी तह लगा के एक प्लेन मैदान की शक्ल बना लेती हैं, तो उसको आबे शुस्ता मैदान कहते हैं। ठीक है जी, उसको क्या कहते हैं? आबे शुस्ता मैदान कहते हैं। आगे चलते हैं, आबे शुस्ता मैदान हमने पढ़ा। नेक्स्ट है हमारे पास ड्रमलिन्स। अब ड्रमलिन्स जो हैं, अगर आप ड्रमलिन्स यहाँ पे डायग्राम में देखें, जहाँ पे ड्रमलिन्स लिखा हुआ है तो आपको नज़र आएगा, तो यहाँ पे सर्कुलर फॉर्म में, ड्रम की फॉर्म में आपको ये नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आ रहे हैं ना नज़र सफ़ा नंबर 15 वाली डायग्राम में? जी बिल्कुल आ रहे हैं। तो इसमें वो कहते हैं कि ग्लेशियर जो चट्टानी मवाद बग़ैर पिघले खुद तय नशीन करता है, वो रेत और मट्टी के अलावा छोटे बड़े कंकरों और पत्थरों पर मुश्तमिल होता है। बाज़ औक़ात ये मवाद हमवार बेज़वी टीलों की शक्ल में इकट्ठा हो जाता है, उन्हें ड्रमलिन्स कहते हैं। उन्हें उल्टी चम्मच या अंडे से भी तशबीह दी जाती है। तशबीह देना यानी किसी चीज़ से मिलाना। अगर आप कभी चम्मच को लें ग्लास और उसका उल्टा करें तो ये ओवल फॉर्म में अंडे की शक्ल में एक शेप नज़र आएगी, हाफ एग की शक्ल में। वो कह रहे हैं कि ये जो ड्रमलिन्स हैं, एज़ यू कैन सी, ये जो ड्रमलिन्स हैं, और वो कहते हैं कि ये जो मटेरियल है, ग्लेशियर्स हैं, वो खुद आकर यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं, जबकि वो पिघल कर पानी में तब्दील नहीं होता। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें आउट वाश प्लेन में के अंदर, वो कहते हैं कि जो मेल्टेड वाटर स्ट्रीम थी, यानी पानी जो ग्लेशियर पिघल कर पानी की जो नदियाँ बन रही थी,
होती हैं वो लेकर जाती हैं और डिपॉज़िट करती हैं। वो नदियाँ जो हैं वो अपने साथ इरोडेड मटेरियल ले जाकर दूर दराज जब डिपॉज़िट करती हैं तो आउटवाश प्लेन्स यानी आब शुस्ता मैदान बन जाते हैं। जबकि ड्रमलिन्स के अंदर क्या होता है, ड्रमलिन्स के अंदर वो कह रहा है कि जो मटेरियल डिपॉज़िट हो रहा होता है, जो मटेरियल तय नशीन हो रहा होता है, वो ख़ुद ग्लेशियर बग़ैर पिघले तय नशीन करता है, डिपॉजिट करता है। अब इरोडेड मटेरियल यहाँ आब शुस्ता मैदान में जाके तय नशीन हो के प्लेन बना रहा था, मैदान बना रहा था, वो था पिघली हुई शक्ल में। पानी जब ग्लेशियर्स जब पिघल के पानी की नदियों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ड्रमलिन्स का केस था उसमें जो डिपॉजिट हो रहा था, जो तय नशीन हो रहा था मवाद, वो जो ग्लेशियर था वो बग़ैर पिघले ख़ुद अपनी असल शक्ल में तय नशीन करता है। तो इस तरह फॉर्म में उल्टे चम्मच की शक्ल में या एग शेप में इसको हम कहेंगे ड्रमलिन्स। और आखिर में हमारा है, देखिए यानी कि वो कहते हैं कि और ये जो ग्लेशियर है, ये जो ड्रमलिन्स की शक्ल में जो मवाद है, चट्टानी मवाद है, इरोडेड मटेरियल है, तय नशीन कर रहा है, उसकी शेप कैसी होगी, अंडे की तरह की बैजवी ओवल शेप या फिर उल्टे चम्मच की तरह की शेप होती है इसकी, जो कि ड्रमलिन्स होते हैं और जो कि ग्लेशियर्स खुद डिपॉजिट कर रहे होते हैं बग़ैर पिघली शक्ल के। ठीक है। और एंड पे अब अगर हम आखिर में जाएं तो हमारी आ जाती है टर्मिनल मोरेन यानी कि इख्तितामी बार। इख्तितामी बार वादी ग्लेशियर की तरह बरआज़मी ग्लेशियर के आखिरी सिरे पर जमा होने वाला चट्टानी मवाद ग्लेशियर के पीछे हटने के बायस कोसनुमा ढेरी की शक्ल में तय नशीन हो जाता है, उसे इख्तितामी बार कहते हैं। बिल्कुल। और देखिए आखिर में फिर हमारा आ गया इख्तितामी बार या एंड मोरेन या टर्मिनल मोरेन। हमने पहले भी टर्मिनल मोरेन्स पढ़ा था और तो हम उसको टर्मिनल मोरेन इसलिए कहा था कि वो क्या थे, कोसनुमा था। बिल्कुल आर्क जो था ना, आर्क शेप उसकी होती है टर्मिनल मोरेन्स की। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं टर्मिनल मोरेन्स जहाँ पे इख्तितामी बार लिखा हुआ है, कोसनुमा उसकी शक्ल होती है, आर्क शेप में होती हैं। यहाँ पे देखिए इख्तितामी बार है, यहाँ पे टर्मिनल मोरेन ये वाली आर्क है जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रही है आब शुस्ता मैदान के से पहले यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक अब हमने ग्लेशियर के हवाले से ये जो एजेंट ऑफ चेंज इन लैंड फॉर्म्स है वो हमने पढ़ लिए। यानी आज जो हमारा टॉपिक था जो कि हमने डिस्कस किया है वो आज टॉपिक था हमारा बरआज़मी ग्लेशियर यानी कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर। और उसमें हमने पढ़ा कि जो बरआज़मी ग्लेशियर है वो अमले तय नशीनी जो करता है उससे 10 झैल ज़मीनी खदोखाल वजूद में आते हैं। और वो कौन से हैं, वो कुदरती झीलें और डेल्टा केम्स हैं। ठीक है, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं इस डायग्राम में। ठीक है, उसने कहा कि कुदरती झील क्या होती है कि जो कि जब मेल्ट होना शुरू होता है ग्लेशियर तो उसका पानी जब पिघलता है तो वो क्या होता है, एक सिरे से ग्लेशियर पिघलना शुरू करता है और उसके दूसरे सिरे पे क्या होता है, ज़मीन जो है, ज़मीन की सतह कुछ बुलंद होती है तो दरमियान में एक कुदरती झील की शक्ल इख्तियार कर लेता है पानी। और क्या होता है कि जो जिस साइड से ग्लेशियर पिघल के पानी की शक्ल में आ रहा होता है वहाँ पे जो इरोडेड मटेरियल वो साथ ला रहा होता है वो वहाँ पे जमा होना शुरू होता है, डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है और वो क्या होता है, डेल्टा केम्स की शक्ल इख्तियार कर लेता है। और फिर हमने इसमें पढ़े एस्कर्स पढ़े। एस्कर्स के बारे में हमने पढ़ा कि जो एस्कर्स हैं वो बरआज़मी ग्लेशियर के पिघलने से बनने वाली नदियाँ जो होती हैं अमूमन ग्लेशियर में सुरंगें बना लेती हैं। जो नदियाँ बनती हैं बरआज़मी ग्लेशियर के पिघलने से तो वो सुरंगों की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं बड़े बड़े ग्लेशियर्स के अंदर। तो ये नदियाँ फिर इन सुरंगों में रेत, मट्टी और छोटे छोटे कंकरों को लंबी और बल खाती हुई एक मुस्तकिल ढेरी की सूरत में जमा कर देती हैं, एज यू कैन सी। और जो फिर क्या होता है, जब ग्लेशियर मुकम्मल तौर पर पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है, तो फिर ये ढेरियाँ मंजर आम पे इस तरह से आती हैं।
ओके, देन हमने पढ़े आब शुस्ता मैदान। आब शुस्ता मैदान एज यू कैन सी इन डायग्राम, आब शुस्ता मैदान आउटवाश प्लेन जो है उसमें क्या होता है कि ग्लेशियर से जो निकलने वाली नदियां हैं जब बारीक चट्टानी मवाद मसलन मट्टी और इंतहाई बारीक रेत को इख्तितामी बार जो कि आपको नज़र आ रही है उससे आगे दूर तक एक हमवार मैदान की सूरत में फैला देती है, डिपॉजिट कर देती हैं, तो उसे आब शुस्ता मैदान कहते हैं। फिर हमने पढ़ा ड्रमलिन्स पढ़े, और ड्रमलिन्स में हमने पढ़ा कि जो ड्रमलिन्स हैं वो उसमें वो जो ग्लेशियर्स हैं जो चट्टानी मवाद बग़ैर पिघले ख़ुद से बग़ैर पिघले खुद अपनी बर्फ़ीली हालत में यानी जमी हुई हालत में ग्लेशियर जो है वो ख़ुद से उसको डिपॉज़िट करता है वहाँ पे, और रेत और मिट्टी के अलावा छोटे बड़े कंकरों और पत्थरों पर मुश्तमिल होता है ये ग्लेशियर, और वो पिघले बग़ैर वहाँ पे तयनशीन हो जाता है किसी मुकाम पर। तो बाज़-औक़ात ये मवाद जो होता है वो किस शक्ल में तयनशीन हो जाता है? बैज़वी टीलों की शक्ल में इकट्ठा हो जाता है, उन्हें ड्रमलिन्स कहते हैं। बैज़वी टीले यानी अंडे की शक्ल के, टीला होता है एक ढेर की शक्ल में, जैसे कि छोटा सा पहाड़ हो, उन्हें ड्रमलिन्स कहते हैं। उन्हें उल्टी चम्मच या अंडे से भी तशबीह दी जाती है। जी, बरआज़मी ग्लेशियर के अमल से बनने वाले चंद खदोखाल आज हमने पढ़े, और एंड पे हमने पढ़ा था इख्तितामी बार, जिस तरह से दरिया के बनाए हुए खदोखाल में हमने इख्तितामी बार पढ़ा था, इसी तरह बरआज़मी ग्लेशियर के आखिरी सिरे पर भी जमा होने वाला चट्टानी मवाद ग्लेशियर के पीछे हटने के बाइस कोस नुमा ढेरी की शक्ल में तयनशीन हो जाता है। ठीक है, जैसा आप देख सकते हैं, तो उसे इख्तितामी बार कहते हैं। ठीक हो गया, बरआज़मी ग्लेशियर के अमल से बनने वाले चंद खदोखाल आज हमने पढ़े, जो कि आपको उम्मीद है समझ आ गए होंगे। इसकी मज़ीद आपको मैं आगे कुछ डायग्राम्स दिखा दूँ। ये है जी हमारे एज यू कैन सी दिस इज़ डेल्टा केम्स। ठीक है, जो डेल्टा केम्स, नेक्स्ट है एस्कर्स। ठीक है, एस्कर्स जो कि क्या थे कि जो बल खाती हुई मुस्तकिल ढेरी सी बन जाती है नदियों के डिपॉज़िट करने से। नेक्स्ट ये देखिए, ये है आउट वाश प्लेन यानी कि आब शुस्ता मैदान, जो कि नदियाँ जब बारीक चट्टानी मवाद को दूर दूर तक फैला देती हैं हमवार मैदान की सूरत में। ठीक है, और एंड पे है ये देखिए, ये हैं ड्रमलिन्स यानी कि जो बैज़वी टीलों की शक्ल में होते हैं। ओके, ठीक है जी, और एंड पे ये देखिए इख्तितामी बार यानी टर्मिनल मोरेन, जो कि एक कोसनुमा शक्ल में जो है हमें नज़र आ रही है, और वो ग्लेशियर के पीछे हटने के बाइस ये कोसनुमा शक्ल में तयनशीन हो जाती है, टर्मिनल मोरेन। ठीक है जी, इसके साथ ही आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। आप इसको बच्चे गौर से सुनिएगा, इसको पढ़िएगा किताब से, डायग्राम्स को अच्छे से देखिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि ये जो आपके सफ़ा नंबर 15 पे डायग्राम है, ये वाली बरआज़मी ग्लेशियर के अमल से बनने वाले चंद खदोखाल, आप इन खदोखाल को ड्रॉ करने की कोशिश कीजिएगा, साथ साथ इसकी लेबलिंग करने की कोशिश कीजिएगा नोटबुक पे। यही आपका होमवर्क है। एक मैसेज के साथ हम आज का जो है लेक्चर ख़त्म करेंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि जिस ज़ुबान से झूठ निकलना बंद हो जाए, उस ज़ुबान से निकली हुई हर दुआ कबूल होती है। तो मेरे बच्चे, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी ज़ुबान से निकली हर दुआ कबूल हो, अल्लाह ताला आपको पसंद करे, आपसे मोहब्बत करे, तो झूठ बोलना बिल्कुल छोड़ दें। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।